लेक्चर नंबर 4 इन द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम इंटीग्रेटर की तरह किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी है कि एप्लीकेशन पार्ट क्या रहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जहां हमने समिंग एम्पलीफायर की बात करी थी, एवरेज की बात करी थी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करी थी। अब हम इसे फर्दर आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और लॉगरिथम फंक्शन को करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीग्रेटर फंक्शन बनता कैसे है। तो सिंपली अगर देखो कि अगर मैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाता हूं तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम क्या लेते हैं कि जैसे हमारा ये ओपेक है, ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। और यहाँ मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ होता था जिसको मैं बोलता था R1, और यहाँ एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा होता था जिसको हम बोलते थे RF, फीडबैक रेजिस्टेंस। और यहाँ मेरा V आउटपुट लेते थे, यहाँ हम क्या करते थे इसको ग्राउंड, और यहाँ मेरा क्या होता था V इनपुट करता था। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है ना। तो इन्वर्टिंग फीडबैक एम्पलीफायर के अंदर हमने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी। यहाँ अपना क्या होता है VCC और ये अपना माइनस VCC, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूं, क्या चेंज करना है कि मैं इस रेजिस्टेंस को सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी यहाँ हटाकर मैं क्या काम में लूं, एक कैपेसिटर को काम में लूं, तो किस तरह का हमारे पास में आउटपुट में चेंज आता है वो हम देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ एक कैपेसिटर लगाया है ना, जिसकी कैपेसिटेंस CF इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये क्या है, फीडबैक को बता रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस किसकी होगी, फीडबैक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब इस तरह का ओपेम अगर मैं अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका आउटपुट क्या आएगा हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर अपन लगाते हैं VGC, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जिससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ ग्राउंड है तो ये भी 0 वोल्टेज वाला। उसके बाद में अपन को लगाना है KCL। तो अगर मैं KCL लगाता हूं और यहाँ करंट मानता हूं क्या I1, और यहाँ से जाने वाला करंट मान लो I2 जो इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो I1 बराबर क्या होगा, I2 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर I2 लिख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये अपने पास में हो गई। अब I1 क्या होगा, I1 लिख सकते हैं 1 V इनपुट, दूसरा इनपुट क्या है आपका वोल्टेज कितना है 0, तो डिफरेंस कितना हो गया V इनपुट माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। तो ये अपन ने करंट लिख दिया। अब बात ये थी कि I2 को किस फॉर्म में लिखा जाए। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं Q बराबर CV, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। V जो होता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, C जो है वो कैपेसिटेंस है, और Q क्या है, चार्ज स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो dQ/dt चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या होगा, देखो C कैपेसिटेंस यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये तो CF आ गया। वोल्टेज जो है वो चेंज होगा तो dV/dt। अब ये वोल्टेज क्या है, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैंने लिख दिया I। तो यहां से I क्या लिखा जाएगा, CF dV/dt, है ना। अब अगर मैं उस केस में I लिखूं तो dV/dt, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, तो वोल्टेज V क्या से यहां तक 0 से लेकर के V आउटपुट, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा CF d/dt, और वोल्टेज डिफरेंस कितना 0 माइनस V आउटपुट आएगा आपके पास में, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो कितना आएगा, V इनपुट अपॉन में R बराबर CF। यहां से देखो अगर मैं माइनस V आउटपुट तो माइनस dV आउटपुट बाई dt लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो एक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ये बनेगा कि dV0/dt बराबर आएगा आपके पास में किसके, ये आएगा माइनस का 1 अपॉन में RCF। इस R को भी अपन R1 लिखना चाहिए क्योंकि अपन R1 यहाँ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये R1 लिखा मैंने, CF लिखा हो, यहाँ पर V इनपुट आ गया आपका। अब देखो अगर आपका V इनपुट टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ लेके आऊँ और इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन V आउटपुट, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर के V आउटपुट, यहाँ टाइम इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये आएगा V आउटपुट बराबर, ये लिख सकते हो माइनस का 1 अपॉन में R1 और CF इंटीग्रेशन V इनपुट, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो, और ये dt, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब एक चीज ये भी हो सकती थी कि जब मैंने ये अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर कुछ आउटपुट हो भी सकता था, है ना। अगर यहाँ पर कुछ आउटपुट है तो अपन इस इंटीग्रेशन को जो इंडेफिनेट है यहाँ पर अपन को एक कांस्टेंट भी काम में लेना चाहिए, तो कांस्टेंट अपन ले लेते हैं C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, C के अंदर C वेरिएबल अपन ले सकते हैं। तो अब देखो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है कि हमारा जो आउटपुट है
वो बेसिकली क्या आपके इनपुट का इंटीग्रेशन होकर के तो दे रहा है ना। तो ये आपके पास में R1 और CF ये किसकी वैल्यूज है, ये यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, उसके बाद में जो आपका इनपुट होगा आउटपुट क्या करेगा, उसको इंटीग्रेट करके देगा, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटर बोलते हैं। तो हमने क्या बनाया है, इंटीग्रेटर बनाया है, किसकी मदद से, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की मदद से। किस तरह से बना है वो हम सीख गए। तो हमारी बेसिकली ये चीजें जो है वो करी भी है, बस हमको नया क्या सीखना था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करी कि इसको सब्सटीट्यूट करा है। यहाँ का जो रेजिस्टेंस था, फीडबैक रेजिस्टेंस, इसको सब्सटीट्यूट किससे किया गया, कैपेसिटेंस से करा है। यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, आउटपुट आएगा। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं जितनी सिंपल ये लग रही है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको आसान लग रही है, ये आया कैसे ये भी सीख लग रहा है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटर जो टॉपिक है वो इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को और सीखते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही होगी। अब इसमें पहले इस फॉर्मूले पे गौर किया जाए, तो अगर मेरा इनपुट सिग्नल अगर अपन लेके चले तो आउटपुट कैसा आएगा वो देखो। यहां से अगर मान लो मेरा इनपुट सिग्नल है कांस्टेंट, अगर मैं ये लेके चल रहा हूं, मेरा इनपुट सिग्नल ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ रहा है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा। ये मान लो मेरा इनपुट है, तो ये V इनपुट और ये मेरा टाइम है ना। इसको अगर मान लो इससे पास थ्रू करवाया जाए, तो यहाँ V इनपुट मैंने अप्लाई किया है, तो मेरे पास में आउटपुट की किस तरह की वेव सिग्नल मिलेगी वो अपन देखते हैं। तो देखो अगर मान लो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ, तो पहली चीज तो हमको ये भी पता चल गई कि इस पर भी डिपेंड करेगी, है ना। तो RF, R1 और CF की वैल्यू पर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको लिख के चलता हूँ तो V आउटपुट बराबर क्या आएगा, -1/R1 CF। अब ना तो ये नेगेटिव हो सकता है या ना ये नेगेटिव हो सकता है, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, है ना। उसके बाद में ये मान लो कोई कांस्टेंट था, तो ये मैंने लिख दिया K, है ना। ये मान लो अपने पास कांस्टेंट K वैल्यू दे रखी थी, तो ये K यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टाइम पीरियड मान लो T आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है, अगर इसको V आउटपुट और T, ये तो अपन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ V आउटपुट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा T। तो इसको ड्रॉ करोगे तो ये Y बराबर mx प्लस C स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ इंटरसेप्ट जो C है वो तो क्या है, 0 है। इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा सिग्नल। दूसरी चीज इसका स्लोप क्या आएगा, ये स्लोप आएगा इसका, है ना। ये कांस्टेंट सही, ये जो पूरा है ये इसका स्लोप होगा, और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके लिए, जब आपका आउटपुट ये जो है ना, ये पॉजिटिव, ये जो आपका इनपुट है ना, ये क्या है, पॉजिटिव है। हो तो ये हो सकता था कि ये नेगेटिव हो, तो ये देखो K पर भी डिपेंड कर रहा है। ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकते, ये सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। K की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो इस केस के लिए लिखोगे, तो इस केस के लिए क्या आएगा, आपका स्लोप नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आपका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, Cn बराबर 0, यानी यहाँ से स्टार्ट होगी, और इसका स्लोप जो बनेगा वो कैसा बनेगा, यूं बनेगा। तो इसका कर्व जो बनेगा वो कैसा आएगा, ये आएगा। तो ये आपका इनपुट है, ये आपका असली आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। इसी तरह से अपन क्या करना है, 3-4 आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है। वहां पर अपन को किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों का भी ध्यान पड़ना होना चाहिए कि RF और CF पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। अब सिंपल से अगर अपन एक केस और लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, देखो अगर मैं सिंपल, ये तो अपन इंटीग्रेटर ले लिया। अगर मान लो मैं साइनसोइडल फंक्शन लेता हूं, है ना। साइनसोइडल फंक्शन कैसे, कि अगर आपका इनपुट यूं है, ये आपका V इनपुट और ये आपका टाइम, तो मान लो V इनपुट फंक्शन दे रखा है साइन ओमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या मान लो साइन T दे रखा है, ओमेगा मान लो साइन T दे रखा है, ये फंक्शन आपके पास में है। तो इसको इनपुट में आपने अप्लाई किया, तो आपका पास में आउटपुट क्या आएगा, देखो सबसे पहले इनको अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 कैसे मानोगे, कि मान लो मेरा रेजिस्टेंस R1 जो है वो 1 मेगा ओम का है, और आपका जो कैपेसिटेंस है वो मान लो आपका 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो ये 10 की पावर 6 हो गया, और ये 10 की पावर -6 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज है ये तो क्या होगी, 1 होगी। अब बात आती है यहाँ पर अंदर की, तो हम क्या करेंगे, V आउटपुट कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं यहीं से लिखूं तो आपको लिखना पड़ेगा V आउटपुट बराबर, ये तो 1 हो गया, ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या है आपके पास में साइन T, और ये हो जाएगा dt।
ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस टी होता है, और माइनस यहाँ पर ये पहले से है तो ये हो जाएगा कोस टी, तो ये आ जाएगा कोस टी, ये आउटपुट। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहां पर मैंने इनपुट में लिया साइन टी और आंसर मेरा क्या है, कोस टी। ठीक है, तो इसका वेव फंक्शन जो बनेगा वो वेव फंक्शन ऐसा बनेगा, कोस का फंक्शन जो होता है वो यू बनेगा। ठीक है, अब ये माइनस कोस टी नहीं आएगा, ये प्लस का कोस टी आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब ये साइन वेव फॉर्म लोगे तो यहाँ पर आपके पास में ये बनेगा। अब आप ये चीज नहीं बता सकते, अभी तो यहाँ पर मैंने 1 ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, वो इन पर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको वेव फॉर्म दिखाई दे सिंपल ऐसी तो आप उसी एम्पलीट्यूड का क्या बना दो, आउटपुट बना दो। तो इस चीज का अपन क्या करना है, खास तौर पर ध्यान रखना। तो ये सिंपल सी चीज थी कि किस तरह से इंटीग्रेशन जो होता है वो आपके पास में इंटीग्रेट करके आपको पास में इनपुट को देगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट है। अब इस चीज को अपन एक तरीके से और समझते हैं, है ना। देखो सिर्फ एक एंगल से देखने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 2 डिफरेंट एंगल से भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो इसकी इम्पीडेंस की फॉर्म में देखें तो क्या चीजें आएंगी, यहाँ से तो सब सही लग रहा है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी इम्पीडेंस की फॉर्म में देखूंगा तो मेरे को बहुत सारी कमियां यहाँ पर नजर आएंगी। उन्हीं कमियों को दूर करके अपन क्या बनाएंगे, प्रैक्टिकल जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेटर, उसको बनाएंगे। तो वो सर्किट कैसा बनेगा, वो क्यों बनाया गया है वो हमको पता होना चाहिए, है ना। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तब हो पाएंगे जब उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो क्या चीज है, ये आपके पास में सिंपल सी थ्योरी से आंसर जो है उसको लिख देता हूँ मैं। यहाँ से आपके पास में आया वी आउटपुट बराबर -1/r R1 CF इंटीग्रेशन आ रहा है V dt प्लस सी जो है वो इसके पहले का जो वोल्टेज यहाँ पर हो सकता है वो है ना, अदरवाइज आइडियल केस में आप इसको क्या लोगे, 0 लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि अगर मान लो मैं इसको इम्पीडेंस जो होती है इसकी उससे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो इसके लिए इम्पीडेंस जो होती है उसको अपन लिखते हैं रिएक्टेंस, है ना, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस किस तरह से लिखी जाती है, रिएक्टेंस को अपन लिखते हैं XC से, है ना। तो XC क्या होता है, ये होता है 1/ωc। ओमेगा यहाँ पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, और ये आपके पास में C क्या है, कैपेसिटेंस होगी। तो ये वाली जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अपन एक तरीके से वो लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2π/4c। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, इनपुट सिग्नल होगा। तो यहाँ पर देखो हमको एक चीज पता चल रही है कि अगर मान लो मैं इसको इसकी रिएक्टेंस की फॉर्म में देखूं तो ये वैसा ही है। कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट क्या लिखा जाता है, -RF/R1, है ना, और इनटू V इनपुट लिखा जाता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा V आउटपुट/V इनपुट लिख लेते हैं, और V आउटपुट/V इनपुट क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, गेन बराबर कितना आएगा वो देखता हूँ। तो देखो -RF की जगह क्या इम्पीडेंस आएगी वो, तो इसको मैंने लिख दिया 1/ωc। ठीक है, और ये R1 आपके पास में है, ये इसको CF लिखना चाहिए। तो आपके पास में ये आएगा 1/ωR1 और CF। ये चीज आई मेरे पास में गेन, यानी इसका जो गेन आएगा वो मेरे पास में ये आएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर मान लो केस बना लेता हूं मैं फर्स्ट, क्या लेता हूं कि अगर मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम हो, है ना, लो फ्रीक्वेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो लो फ्रीक्वेंसीज में अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ 0, यानी ओमेगा बराबर अगर मैं 0 ले लूँ, तो उस केस में मेरा गेन कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो मेरा गेन जो आएगा वो कितना आएगा, इनफाइनाइट है। अब इस चीज के लिए क्या करा जाए कि आपका गेन जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो गेन इनफाइनाइट आने का मतलब ये है कि इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ओमेगा 0 का मतलब डीसी सिग्नल हो गया। ओमेगा इसके लिए 0 होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब डीसी इनपुट सिग्नल है। और डीसी सिग्नल होता है तो डीसी किस कैपेसिटर से पास नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, गेन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ओपन लूप गेन के बराबर हो जाएगा।
ओपन लूप गेन आइडियल एम्पलीफायर के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब गेन इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इसका गेन इन्फिनिटी हो गया तो हमारे पास में पहले वाली समस्या वापस जनरेट हो जाएगी, क्या कि अगर मान लो आपका ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, देखो कि अगर आपका इनपुट जो है वो हमने जीरो कर रखे है ना, तो भी आपका आउटपुट कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो उस आउटपुट को जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बहुत छोटा सा माइनर वोल्टेज होगा, ठीक है। अभी ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है ये अपन आगे सीखेंगे। तो अगर मान लो यहाँ पर माइनर सा ऑफसेट वोल्टेज भी है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल ओपेम्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत जो हो सकता है उसमें चेंज हो सकता है। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत चेंज है तो यहाँ पर उसका गेन कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो गेन इनफाइनाइट होगा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, सेचुरेशन में चला जाएगा। और अगर आउटपुट सेचुरेशन में चला गया इसका मतलब ये है कि आपका आउटपुट इंटीग्रेटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। वहां पर ना आपके पास में जो गेन होगा ना, मतलब एक तरीके से वो एम्पलीफाई भी नहीं होगा, तो कुल मिलाकर सेचुरेट हो जाएगा। तो इस सेचुरेशन से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर मैं सिर्फ एक तरीके से देखता तो हमारे पास में सीधा सा आउटपुट ये मिल रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आराम से हो जाते, यहाँ से चीजें सॉल्व हो जाती। लेकिन वहां दिक्कत आएगी कब, जब हम दूसरे तरीके से सोचेंगे यहाँ से, तो हमको रियलिटी पता चलेगी कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है। तो इसलिए हमने इस फॉर्मेट में देखा। अब यहाँ ओमेगा बराबर 0 पे ही समस्या आ रही है। अगर मैं केस 2 बना के चलूँ कि ओमेगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर ओमेगा मेरे पास में इनफाइनाइट हो यानी हाई फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका गेन कितना आएगा, 0 आएगा। या मैं लिख सकता हूँ कि वी आउटपुट 0 वी इनपुट, तो वी आउटपुट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आउटपुट आएगा ही नहीं। तो अगर आपका हाई फ्रीक्वेंसी ले रहे हो तो आपका आउटपुट आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये होता है कि इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि ऐसा सिग्नल बन रहा है, तो मतलब कोई भी इनपुट सिग्नल है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो गेन ज्यादा हो रहा है ना। तो गेन ज्यादा हो रहा है तो लगभग सिग्नल तो पास हो रहा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज वालों को तो जाने दे रहा है अपने अंदर से, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी यानी मान लो एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी आपके पास में इनपुट होंगे उनको क्या कर देगा, वो वहीं पर रोक देगा, तो उनको पास नहीं होने देगा। तो ऐसे जो डिवाइस होते हैं, कौन से डिवाइस, जो लो फ्रीक्वेंसीज को तो जाने देते हैं लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हैं, रोकते हैं, इनको अपन बोलते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, वो रीजन आपके सामने है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर आपका क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। तो इस तरह से ही क्या करेगा, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा। और हमको एक चीज़ और पता चल गई कि अगर मेरी ओमेगा यानी डीसी वोल्टेज के लिए गेन जो होगा वो मेरा इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब मेरा इन चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरे रिजल्ट जो है वो सही आ सके। तो हम क्या करते हैं, एक चीज और समझते हैं इसके अंदर, फिर तीनों चीजों को लेकर के और फिर जो कंक्लूजन बनेगा उस कंक्लूजन से बनाएंगे कि हमको इसमें क्या चेंज करने चाहिए, उस चेंज से क्या फर्क पड़ जाएगा, वो सारी चीजें हमको क्या करेंगे, समझ में आएगी। तो हम एक चीज और पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ये क्या चीज है, इसको तो अपन जानते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, हमको ये पता चला कि गेन जो मेरा आया वो आया मेरा माइनस में 1 में ओमेगा R1 और CF, है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसको अपन अगर मैं ओमेगा को तोड़ के लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2πf लिख सकते हो। तो देखो F और A, अगर मैं यहाँ पर एक स्केल लेता हूँ और यहाँ पर मैं गेन लिखता हूँ और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी F लिखता हूँ। तो देखो 0 फ्रीक्वेंसीज पर आपका गेन कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा।
इन्फिनिटी पे कितना आएगा, 0 आएगा। और क्या है ये, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आएगा आपके पास फंक्शन। तो अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ड्रॉ नहीं करके हम इसको लॉग स्केल पर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो लॉग स्केल पर अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आता है इसका कुछ इस तरह से। यहाँ पर अपन लेते हैं तो ये आएगा ए, और ये लिखा जाएगा डीबी में, ठीक है, डेसिबल। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। तो फ्रीक्वेंसी और गेन का जो कर्व आएगा वो किस तरह का होगा, वो ऐसा आएगा। थोड़ा सा ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी गेन है ना। उसके बाद में यहाँ से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मान लो मैं कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसके ऊपर गेन कितना है, पहली बात तो इस कर्व से। उसके बाद में देखो ये कर्व जो बन रखा है ये किसमें है, लॉग स्केल में बना रखा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जहां पर ln a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ln a की वैल्यू 0 होने का मतलब कितना है, a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब इसको अपन बोल सकते हैं कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर आपका गेन कितना आ रहा है, यूनिटी आ रहा है, यानी यूनिटी गेन बोल सकते हैं उसको अपन। दूसरी चीज अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो इसको मैं लॉग स्केल पर अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 0 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दो नाम हो गए इसको निकालोगे कैसे, कि जहां आपका गेन कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो गेन 1 बराबर, वहां से गेन 1 करोगे तो कितना आएगा, और ये आएगा 1 अपॉन में और 2 पाई एफ R1 और CF, ठीक है। यहाँ से देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 1 अपॉन में, ये मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ गेन का, यहाँ माइनस तो नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में आएगा 2 पाई, ये आएगा R1 और ये, तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। उसको भी याद करना है अपन को, तो याद करने की जरूरत नहीं, सीधा से याद रखो कि ये 0 dB फ्रीक्वेंसी होती है। 0 dB फ्रीक्वेंसी बोल लो चाहे इसको, चाहे आपको इसको बोल सकते हो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। तो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी वो है जहाँ पर गेन कितना होगा, 1 होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी, किस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से, ठीक है। वो फॉर्मूला भी आपने निकाला है, यहाँ से ये चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि ये तो चीज़ हमारे पास में क्या हो गई। तो इसको मैं अगर नाम देता हूँ फ्रीक्वेंसी डी, तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम अपन ने एफ भी लिख दिया। इसके एक का नाम हो गया 0 dB फ्रीक्वेंसी और एक इसका नाम हो गया यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो एक चीज़ हमको और गौर करनी है कि यहाँ पर गेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मान लो इस रेंज की कोई मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ तो वहाँ मेरा एम्पलीफायर जो होगा, जो रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद सेचुरेट हो जाएगा क्योंकि गेन बहुत ज़्यादा है। और अगर सेचुरेशन हो गया तो वहाँ इंटीग्रेशन भी नहीं होगा और ना एम्पलीफिकेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैं ऐसे लेता हूँ, जिससे कम फ्रीक्वेंसी वाले मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो अब जब हम एक चीज़ अप्लाई करेंगे वहाँ से इस गेन को मैं क्या कर दूंगा, हटा करके गेन कॉन्स्टेंट करूँगा, तो ये गेन हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट। उसके बाद में आपके पास में ये काम करेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको अपन एफ ए लिखते हैं। एफ ए जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ये हमको क्या चाहिए, इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उनके लिए गेन क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। तो इस गेन को कांस्टेंट करना हमारा टारगेट हो गया। दूसरी चीज हमको ये पता चल गई कि ऐसी चीजें हमारे पास में आ रही है ना, तो ये गेन को जो आपका गेन है वो इनफाइनाइट आ रहा है, इसको हमको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो है वो इंटीग्रेटर बनाते हैं। अब प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर कैसे बनेगा, देखो उससे ये सारी जो समस्या अपने पास में आई है वो किस तरह से सोल्व होगी वो देखते हैं। तो देखो कैसा बनेगा ये, अगर मैं क्या करूं, ये मेरा क्या है, इंटीग्रेटर है, ये मेरा R1 लग रखा है, ये मेरा V इनपुट है, यहाँ मेरा क्या लग रखा है, कैपेसिटर है CF
और ये मेरा क्या है वी आउटपुट, ये मैंने क्या कर रखा है ग्राउंड। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूँ इसके पैरेलल में, रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं देखो आर, और इसको अपन बोल देते हैं फीडबैक रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में लगा रहे हैं। क्यों लगा दिया देखो, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो हो जाएगी उस केस में ये हो जाएगा ओपन, लेकिन ये काम करेगा, ठीक है। जब अपने पास में हाई फ्रीक्वेंसीज रहेगी तो आपके पास में ये है ही है ना, जीरो से आगे वाले के लिए तो यही है, लेकिन जीरो फ्रीक्वेंसी पे जब भी कट ऑफ हो जाएगा तो अपने पास में कौन काम करेगा, ये काम करेगा। तो उस केस में आपके पास में गेन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा वो निकालते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसके रिएक्टेंस से चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा CF, ये और ये क्या हो गया पैरेलल में हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बी आउटपुट लिखूं तो बी आउटपुट क्या लिखा जाता है, बी आउटपुट लिखा जाता है कि ये रेजिस्टेंस माइनस में ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन में ये रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या है कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा RF पैरेलल XC अपॉन में ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा B इनपुट, या आउटपुट अपॉन B इनपुट क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। अब ये पैरेलल में है तो ये तो RF है, पैरेलल 1 में क्या है ओमेगा CF अपॉन में क्या है ये R है ना। तो गेन बराबर क्या लिखा जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आएगा आपके पास में जैसे पैरेलल में ये RA पैरेलल RB होते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है ये उनको, आउटपुट जो आता है वो कितना आता है RA RB अपॉन में RA प्लस R, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा देखो, पहले क्या आएगा RF मल्टीप्लाई बाई 1/ओमेगा CF अपॉन में 1 प्लस RF और 1 प्लस RF प्लस 1/ओमेगा CF, और नीचे आपके पास में R1 तो चल ही रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गेन कितना है देखो, ये आएगा आपके पास में RF अपॉन में ओमेगा CF डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करोगे तो ये तो R1 देते ले लेते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा ओमेगा CF RF प्लस 1 अपॉन में ओमेगा CF, ओमेगा CF से ओमेगा CF का बलिदान हो गया। यहाँ आएगा E बराबर गेन आपके पास में आएगा माइनस RF अपॉन में R1 और 1 प्लस ओमेगा RF और CF। अब इसमें R1 का और RF का ध्यान रखना है, इन दोनों में मिक्स नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने हर चीज़ को आराम से लिखा है, ठीक है, ये आपका गेन होगा। तो एक चीज़ देखो, समस्या हमारे पास में क्या आ रही थी कि जब आपके पास में ओमेगा बराबर 0 होता था तो गेन मेरा आता था कितना इनफाइनाइट, किसके लिए आइडियल के लिए। लेकिन इस केस में गेन कितना आएगा, ये मेरा क्या है प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल ओपेन है। तो यहाँ पर जब ये 0 हो जाएगा तो उस केस में मेरा कितना आएगा ए माइनस RF अपॉन में R, यानी अब की बार आपका गेन क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो हमको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स से भी देख लिया और हमको यहाँ से ही पता चल गया कि कुल मिलाकर के 0 फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा ये RF अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार अगर मैं कर्व बनाऊँ इसका है ना, इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पर मेरे पास में क्या था ए, ये मेरे क्या ये dB में है, और ये आपके पास में क्या है फ्रीक्वेंसी f। तो पहले मेरा आइडियल के लिए कर्व आ रहा था u, अब मेरा कैसे आएगा, पहले तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक क्या होता है ये कांस्टेंट होगा। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है RF अपॉन में R, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा ये इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है FC, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज हमको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को इंटीग्रेटर की तरह इसको काम में लेना है, प्रैक्टिकल ओपेम है ना, प्रैक्टिकल सर्किट है, इसको अगर मेरे को इंटीग्रेटर की तरह काम में लेना है तो इंटीग्रेटर के लिए कौन से रीजन में काम में लेना पड़ेगा, क्या इस रीजन में काम में लेना पड़ेगा, नहीं,
क्योंकि इस रीजन में तो इंटीग्रेटर की तरह काम ही नहीं कर रहा है। इंटीग्रेटर की तरह काम कर रहा था तो कर्व ऐसा आ रहा था, है ना। इसका मतलब किस कर्व में काम करोगे तब इंटीग्रेटर में आएगा, इससे ज्यादा, इससे कम, है ना। इसको एफ ए लिख लो। तो इसका मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट सिग्नल की, वो फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और ये आपके पास में यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी अगर इस रेंज के अंदर है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा। तो ये चीज अपने पास में समझने वाली चीज थी कि ये सर्किट क्यों बनाया गया है। तो ये किसके लिए है, ये आइडियल के लिए है, और ये किसके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल क्यों बनाया है वो भी हमको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला वो भी हमको समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्यों आया है, कैसे आया है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या करा है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ा है, इसलिए अपन इसको फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटर है ही आपके पास में, तो ये सारी चीजें आपके पास में है। इसको हम बोलते हैं यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, एफ ए, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये आएगा 1/2 पाई और आर एफ और सी एफ। अब एक चीज मेरे को और ध्यान रखनी है, ये तो आपके पास में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका फॉर्मूला 1/2 पाई आर एफ और क्या है, सी एफ है। जबकि ये आपके पास में यूनिटी गेन है, इसका फॉर्मूला कितना आएगा, एफ बी बराबर क्या आएगा 1/2 पाई आर वन और सी एफ। तो चेंज सिर्फ कितना सा है, R1 और RF का चेंज है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार फॉर्मूला सीधे से अपन देख के चले जाते हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना, सिंपल सी चीज ये ध्यान रखनी है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे क्या करना है, ये वाला काम में लेना है। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कभी भी मैं इंटीग्रेटर का सवाल आता है और वहां अगर मान लो मेरे पास में इनपुट में फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनपुट की, तो सबसे पहले मेरे को चीज क्या चेक करनी है कि आपकी ये सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालो यहाँ से। तो ये 1/2 पाई आर एफ और सी एफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अगर आपकी कट ऑफ, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई, उस केस में वो इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा। मैं कंडीशन में लिखा हूँ, तो तब उस केस में क्या करेगा, इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा। अदरवाइज आपका इनपुट जो इंटीग्रेटर की तरह काम नहीं करेगा आपका सर्किट। तो ये चीज हमको सबसे पहले बता होनी चाहिए। कई बार सवाल में पूछा जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास में रेजिस्टेंस दो है, एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है। हम फॉर्मूला याद रखते हैं 1/2 पाई आर और सी एफ। अब आर कौन सा, ये वाला या ये वाला, तो हमको पता होना चाहिए कट ऑफ के लिए कौन सा आएगा, ये आएगा। जबकि आपके पास में यूनिटी गेन कहाँ से आ रहा था, इससे आ रहा था। तो इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ आर एफ और आर वन का ही डिफरेंस है। इसीलिए थोड़ी चीज़ों को क्या करना है, आपको केयर करनी है कि क्या चीज़ पूछी गई है, उसमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो काम में आएगा। ठीक है, सिंपली कई बार ये पूछ लिया जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ से नहीं सकते। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल आपके पास में क्या है, इंटीग्रेटर सर्किट। अब इसके बाद में देखो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन भी मैं एक बार लिखता हूँ। तो क्या कंडीशन होगी, देखो इसको एक बार यहाँ लेके चलते हैं और फिर अपन क्या बनाएंगे, एक आउटपुट सर्किट भी बनाएंगे न्यूमेरिकल लेके। आउटपुट सर्किट बना के देखते हैं कि किस तरह का आउटपुट क्या क्या इनपुट के लिए बनेगी। तो सबसे पहले देखो क्या चीज मेरे को पता चली है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, कंडीशन से अगर मैं देखता हूँ तो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इससे आगे आती, समझना मेरी बात, अगर मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ कुछ आती तो उस केस में क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या रहता है, वो कांस्टेंट ही रहता। तो अगर कांस्टेंट रहता तो इंटीग्रेटर का सर्किट नहीं बनता। तो हमको क्या पता होना चाहिए कि एफ ए जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एफ बी से छोटा होना चाहिए। यानी आपकी एफ ए, इसको अपन क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन होनी चाहिए एफ बी, इसको हम बोलते हैं 0 dB फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम भी क्या, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चीज से क्या रिजल्ट बन रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई आर एफ और सी एफ लेस देन कितना होगा 1/2 पाई
R1 और CF। देखो ये तो सेम है, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, RF की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, R और 1 से होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको इंटीग्रेटर का सवाल दिखाई देगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इससे बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई में बड़ा होगा। तो अगर मान लो यहाँ मेरे को 500 किलो ओम का दे रखा है ना, तो यहाँ मेरे को हो सकता है 10 किलो ओम का दे रखा हो, है ना। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये बड़ा क्यों दे रखा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है ना। यहाँ से अपन को ये रीज़न भी दिखाई दे रहा है कि अगर इससे ये वाली जो चीज़ है ये आगे आ जाती है तो वहाँ पर इंटीग्रेटर बनेगा ही, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से। यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको मैं लिख देता हूँ एफ और सिग्नल के लिए लिखता हूँ एफ एस, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, एफ ए से। क्योंकि अगर एफ ए से कम हुई उस केस में इंटीग्रेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो इससे आगे होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो है वो आपके पास में कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है, लेकिन हमको पता भी होनी चाहिए कि क्या कंडीशन होती है, किस केस में वो इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपके पास में एक इंटीग्रेटर जो है वो सर्किट कैसे बनता है, किस तरह से उसका आउटपुट निकाला जाता है। आउटपुट सीधा से हमको मिल गया था, लेकिन वहाँ पर हमारे पास में समस्या ये आई थी कि आइडियल के अंदर हमने जब दूसरे नज़रिए से देखा उसको, अगर मैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखता हूँ तो मुझे पता चला कि जब मैं फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी 0 होगी उस केस में आपका जो आउटपुट होगा उसका गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सेचुरेट हो जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर तो आउटपुट सिग्नल आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये लो पास फिल्टर है। तो उस केस में मैंने क्या करा है, इसको एक प्रैक्टिकल ओपेम बनाया है जहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस और इसमें ऐड करा है। तो उस रेजिस्टेंस में ऐड करने से मेरे पास में ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आया है। इस फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो इस तरह से मैंने डिफाइन करी है, और ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से जब होगी उस केस में क्या करेगा, आपके पास ये सर्किट है वो इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करेगा। तो हमको ये पता चल गया कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं कि किस सिग्नल के लिए, इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट सिग्नल जो होगा किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्क्वायर वेव का। सिंपली एक एग्जांपल में बात करेंगे, तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि उससे आपके पास में चीज़ें क्लियर हो गई कि किन इनपुट के लिए आउटपुट मेरा क्या आएगा। क्योंकि डायरेक्ट कई बार सीधा सवाल पूछे जाते हैं, इनपुट सिग्नल आपको दिए हुए रहते हैं, सर्किट बनाया होता है और आपको आउटपुट पूछा होता है कि आउटपुट क्या है। ठीक है, तो देखो क्या आउटपुट आता है। तो मान लो आपके पास में एक सवाल है जहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, आपका R1 जो है वो आपको दे रखा है मान लो 1 मेगा ओम का, और आपको CF दे रखा है 1 माइक्रो फैराड। यानी आपको ये सर्किट बना के दे रखा है, और इस सर्किट में ये माइनस प्लस यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो एक, ये R1 है आपका, ये क्या है CF जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ दे रखी है, ये आपके पास भी आउटपुट है ये मेरा। ठीक है, और आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल ये है, इनपुट सिग्नल आपके पास में मान लो ये, ठीक है, ये टाइम है और ये भी इनपुट है, तो आपके इसको इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, आपको आउटपुट निकालना है कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब देखो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है किस तरह से निकालते हैं। सिंपली हमको पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट निकालते हैं तो आउटपुट हमको पता चल गया माइनस में 1/RF R1 और CF, इंटीग्रेशन आएगा V dt और। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया कि मान लो यहाँ पर आपको दे रखा है 5 वोल्ट और ये दे रखा है -5 वोल्ट, ये सिग्नल आपके पास में है। टाइम पीरियड मान लो ये तो आपके पास T/2 है, ये है T/2 ये है 2। ठीक है, सेम सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो ये स्क्वायर वेव बनी। स्क्वायर वेव का आपके पास में आउटपुट सिग्नल क्या आएगा वहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रीजन की बात करूँ, यहाँ से यानी पहले वाले को अपन बना लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर लो ताकि हम पर्टिकुलर उसी के नीचे क्या बना पाए, आउटपुट सिग्नल बना पाए। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर T/2 की बात करूँगा,
यहाँ पर टी की, यहाँ 3t/2 और ये 2t। अब देखो 0 से लेकर के t/2 तक आपका सिग्नल क्या है, कांस्टेंट है, कितना 5 वोल्ट, ठीक है। और t/2 से लेकर के t तक -5 वोल्ट। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, देखो सबसे पहले मैं अभी आउटपुट लिखता हूँ कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये मैं लिखता हूँ 0 से t/2 तक के लिए। तो भी आउटपुट क्या आएगा, माइनस में 1 में, इसकी वैल्यू में जब रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6 तो 10⁻⁻6, ठीक है। इंटीग्रेशन v इनपुट कितना है आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू dt। और ये हो गया आपके पास में, और ये मान लो हो गया सिर्फ, ठीक है। अब देखो भी आउटपुट कितना आएगा, यहाँ से ये तो 1 हो गया, और ये आएगा माइनस में, और ये 5, और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना 0 से लेकर के t/2 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t/, तो इसका मतलब आपका आउटपुट कितना आएगा 5 - 5/2t। तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो v आउटपुट आ रहा है आपके पास से -5/2t। तो ये y बराबर mx + c के जैसा ही है। तो टाइम पीरियड हम यहाँ लेके चल रहे हैं, है ना। तो वहां पर देखो, तो जो टाइम पीरियड आपको दे रखा होगा उससे करस्पॉन्डिंग माइनस में स्लोप है ये। तो ये आएगा कुछ यहाँ से स्टार्ट होकर के, और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी -5/2, ठीक है, -5/2 लिख लें, ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ नेगेटिव स्लोप है। उसके बाद में अगर मैं t/2 से t की बात करूँ तो भी आउटपुट कितना आएगा, माइनस, ये आपस ये तो 1 ही हो जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन t/2 से लेकर के t। अब की बार सिग्नल कितना है -5, तो यहाँ पर -5 आएगा, इंटू टी आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 5/2t। इसका मतलब अब की बार आपका सिग्नल कितना आएगा, आपका सिग्नल किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ से कितना बढ़ेगा, टी के साथ में ये बढ़ेगा, और स्लोप कौन सा होगा, जो यहाँ से स्लोप आएगा, ठीक है। इसका मतलब फिर से वापस नेगेटिव में जाओगे तो ये, तो फिर से यहाँ जाओगे तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्लोप नेगेटिव होगा। इस सवाल से मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हमेशा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये जरूरी नहीं है। किस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पर तो कर रहा नहीं, क्योंकि तो पॉजिटिव आएंगे। डिपेंड कर रहा है आपका इनपुट पे। तो जब आपका इनपुट पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट मतलब स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। इनपुट नेगेटिव है तो ये क्या बन गया आपके पास में स्क्वायर। ये तो आपका स्क्वायर वेव है, ये कौन सी वेव है, ट्रायंगुलर वेव है। इसका मतलब स्क्वायर वेव का को जब हम इसको इनपुट में डालेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ट्रायंगुलर वेव बनेगा, ठीक है। ये चीज आ गई आपके पास। तो सिंपल सी बात ये थी आपके पास। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक कंप्लीट कंक्लूजन की फॉर्म में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन में किन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताता हूँ आपको। अगर मान लो एक इनपुट दे रखा है आपको, अगर मान लो आपका इनपुट ऐसा है, ये दे रखा है, ये मेरा v इनपुट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये मान लो कांस्टेंट वैल्यू है v x, x के मान तो इसको मान लो v a मान, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेटेड सर्किट में डालता हूँ तो ये -1, सारी चीजें 1 कर दी, तो माइनस इंटीग्रेशन v a, ये तो कांस्टेंट है dt। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, -va इंटू t। तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि आउटपुट इसका कैसे आएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा आउटपुट आएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव स्लोप आ गया माइनस से, और यहाँ से टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये इस तरह से आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, भी आउटपुट, और ये हो जाएगा मेरा। तो अगर आप इस तरह का ड्रॉ करते हो तो ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से हमेशा क्या होना चाहिए, टाइम के साथ में भी आउटपुट बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन हमको ये बताया कि एक टाइम के बाद में आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। कब होता है, जब आपका आउटपुट किससे ज़्यादा चला जाए, VCC से ज़्यादा चला जाए। तो जहाँ पर आपको VCC दिखाई दे जाए, ये VCC माइनस वाला,
तो आपका आउटपुट यू ना जाकर के क्या बनेगा, ये चीज़ हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम क्या करते हैं, आउटपुट वेव को वो वाला जो ऑप्शन होता है उसको फटाफट करके आते हैं। इन ऑप्शंस का अपन क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो हमको अगर मैं इसको पर्टिकुलर लिखना चाहूँ तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि जब भी मेरा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसका कुछ स्लोप है ना, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद में सेकंड, अगर मेरा साइन फंक्शन है साइन टी का आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, कोस टी आ रहा है। तीसरा अगर मान लो मैं लेता हूँ स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव का आउटपुट मेरे पास में क्या आएगा, ट्रायंगुलर वेव आएगा। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपन को डायरेक्टली पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कर भी सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब ये हमारे पास में क्या था, इंटीग्रेटर था। तो इंटीग्रेटर की जितनी भी थ्योरी है वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करी, किस तरह से बनता है, पूरी प्रोसेस हमने क्या करी, समझी अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी वो किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पूछी जाती है, चाहे वो CSI और नेट के लिए हो, IIT JAM के लिए हो, CU में, सब में एक ही तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना। तो वो प्रॉब्लम किस वे में हमको सॉल्व करनी होती है, किस तरह की टेक्निक काम में आएगी, किस तरह से नॉलेज को हमको इसको काम में लेना है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हम प्रीवियस ईयर्स के भी लेंगे, कुछ नए भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।